आई होप आप लोग ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। मैं इसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक हफ्ते से फोटो एडिटिंग का काम कर रहे थे, जिस वजह से इन लोगों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। और जो अमानो होती है वो मासामुने का शुक्रिया करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसका काम पूरा ही नहीं हो पाता। और उसे वो इनवाइट भी करती है इवेंट में साथ में चलने के लिए। और फिर अगले सीन में वो ताचिबाना को भी पूछती है क्या वो उसके साथ चलेगी। और उसे ये भी पता चल जाता है कि जो मासामुने और अमाने हैं वो रात भर एक ही साथ थे, तो उसे लग रहा था कि शायद उन लोगों ने कुछ गलत भी किया होगा। तो वो उससे पूछती है, लेकिन जो अमानो और यही हाल अपने अमानो को भी होता है, जो कि ताचिबाना की बात सोच रही होती है। तो उसने यही आंसर दिया था कि वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है और उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद करी, और वो ओटाकू है तो मुझे वो पसंद है। लेकिन ताचिबाना कहती है कि मैं वो बात नहीं करी। तभी सीन कट हो जाता है और वो कहती है क्या मेरा उस पर क्रश है। और वो जल्दी से कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी कपड़ा नहीं मिल रहा होता है। और वो कहने लगती है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जाने के लिए एम्बैरसिंग फील क्यों कर रही हूँ। अब हमें मासामुने को दिखाया जाता है जो कि स्टेशन पे खड़ा होता है। यहाँ पे वो अमानो का ही मैसेज पढ़ रहा होता है, और मैसेज पढ़ने के बाद वो सोच रहा होता है कि कहीं वो वियर्ड तो नहीं लग रहा। लेकिन वो सोचता है कि अमानो भी तो सिंपल ड्रेस पहन के आएगी, तो इसमें वियर्ड क्या है। लेकिन तभी वो आ जाती है, और जो उसने ड्रेस पहना होता है और वो बिना ग्लासेस के आई होती है, तो वो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। ये देख के तो वो कहने लगता है मुझे तो लगा था कि तुम तो नॉर्मली आओगी, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आई हो। तो वो कहती है कि मैं नॉर्मली तो ये सब नहीं पहनती, बट कहीं जाना हो तो मैं कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। और फिर हमें बताया जाता है इसकी बिहाइंड द स्टोरी। ये जो थी ये गूगल पे सर्च कर रही थी कि ओटाकू लड़कों को क्या पसंद आता है, और उसमें तो काफी ज्यादा इसके ड्रेस एक्सपोज हो रहे थे, जिस कारण वो उसे पहन तो नहीं सकते थे। इसलिए वो ताचिबाना की भी मदद लेती है। लेकिन ताचिबाना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, अगर तुम उसके साथ जा रहे हो तो तुम कुछ भी पहनो। लेकिन वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करती है, तो वो मान जाती है और उसे अच्छा सा ड्रेस कॉम्बिनेशन बताती है, जिसके लिए वो उसका शुक्रिया करती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, मैं मासामुने की मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अब ये लोग ट्रेन से जाने लगते हैं, और ट्रेन से बाहर आकर जो हमारी अमानो होती है वो यही कह रही होती है ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि हम दोनों डेट पे आए हैं। और यही सेम चीज मासामुने भी सोच रहा होता है कि वो तो ऐसे ही तैयार हो गया ही है जैसे कि हम डेट पे हो। और फिर जाते वक्त ज्यादा चीज ऑकवर्ड ना हो तो वो ऑप्शन चूज करता है कि उसे क्या कहना चाहिए। तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन वो तो उसका उल्टा ही मायने निकाल के कहती है कि हाँ होना ही था मुझे तैयार, क्योंकि आज काफी ज्यादा सनशाइन है तो काफी ज्यादा अच्छी फोटो आएगी। ये सुन के तो उसका रिएक्शन भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब होता है। फिर वो सोचता है कि उसे गेमिंग के लिए जाना चाहिए, और वो गेम सेंटर जाता है, वो बंद होता है। फिर वो सोचता है कि उसे कैरियर जाना चाहिए, लेकिन वो भी बंद होता है। तो वो उसे खुश करने के लिए और भी जगह ढूंढता है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इवेंट से पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। और जो मासामुने होता है वो कैफे में भी जाता है, लेकिन वो भी बंद होता है क्योंकि ये लोग इतनी सुबह आए हैं कि कोई भी स्टोर ओपन नहीं है। तभी अमानो रुक जाती है क्योंकि उसको हील्स पहनने की आदत नहीं थी, जिस वजह से उसके पैरों में स्क्रैचेस आ चुकी थी। और जैसे वो पोजीशन में बैठा था उसे तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। अब वो लोग वैसे ये देखकर वो कहता है कि ये रिलीज भी हो गया, मैं इसे देख भी नहीं पाया। और काफी ज्यादा वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो शांत करवाती है उसे। फिर मासामुने उदास होकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ आया लेकिन मैं तुम्हारी केयर भी नहीं कर पा रहा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हारे साथ रहकर, और हमने अभी तक काफी ज्यादा फन भी किया। तभी इवेंट का टाइम भी होने लगता है, तो वो जल्दी से इवेंट के लिए जाने लगते हैं। अब वो लोग इवेंट के साइड पे आ जाते हैं कि हम लोग यहीं पे फोटो खींचने वाले हैं। लेकिन मासामुने कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बेस्ट दोगी अपना। फिर वो अपने काउंटर पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपनी डीवीडीज और फोटोज रखेंगे। लेकिन जो अमानो होती है उसने तो अपने डीवीडी पे कोई फोटो लगाए ही नहीं होते हैं, और जो उसके साइड वाला बंदा होता है उसने तो हर एक डीवीडी पे फोटोज लगाए होते हैं। तो इसके लिए अमानो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है। ये देख के मासामुने कहता है कि तुम डीवीडी को ब्लैक में मत बेचो। तभी वहां पर एक कॉस्प्ले गर्ल आ जाती है, और वो कहती है हाय नीवर्स, माय नेम इज मजीनो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसे देख के तो अमानो काफी तक खुश हो जाती है, और वो कहती है लेडी फ्लोसो। लेकिन तभी वो होश में आती है और कहती है आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। उसे देख के मासामुने कहता है कि ये तो वही आउटफिट है जो कि मोबाइल गेम में था, और वो अभी करंटली मार्च में रिलीज होने वाला है, लेकिन लोग तो अभी से ही कॉस्प्ले करने लगे उसका। तभी मजीनो कहती है
कि तुम लोग का थीम क्या है और तुम लोग ने ये क्या रखा है। तो अमानो कहते हैं कि हमारा ये पहली बार है, इसलिए हम लोगों ने कोई भी पोस्टर नहीं लगाए हैं और हम लोग लिली का कॉस्प्ले कर रहे हैं। और लिली का नाम सुनते ही मजीनो तो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, ओ तुम इतना पुराने एनिमे को कॉस्प्ले कर रही हो। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि उसकी डेट कब आई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जो अभी फेमस है तुम उसको कॉस्प्ले करोगे तो तुम्हारा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन तुम अभी न्यू हो तो तुम आगे जाके समझ जाओगी। तभी ओजिनो मासामुने से पूछता है, क्या तुम ही हो ना इसके कैमरामैन। वो कहता है हाँ, और ये सुनते ही वो खुशी खुशी यहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद मासामुने कहता है कि तुम जल्दी से लेडी का कॉस्प्ले कर लो, जिस कारण ये लोगों को भी पता लगे कि हम लोग भी एक अच्छे खासे कॉस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं कर तो सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे करूंगी नहीं। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉस्प्लेयर हैं, लेकिन मैं एक ओल्ड कैरेक्टर करूंगी तो मुझे काफी तो वियर्ड लग रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुका है और मैं अब पूरी नर्वस हूँ। ये सुन के वो भी शांत हो जाता है क्योंकि वो उसके दर्द को समझ सकता है। फिर वो इवेंट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड आ जाता है, लेकिन सबके कॉस्प्ले की डीवीडी तो बिक रहे होते हैं, लेकिन अमानो के कुछ भी नहीं बिक रहा होता है। और वो लोग तो उदास हो चुके थे और जो इसके पड़ोसन माजिनो और ओजिनो थे इन्हें फिर से टीज करने लगते हैं कि कुछ बोलो तभी ना सेल्स होगा, अगर तुम बोलो बनोगी। ये सुन के तो वो लोग और भी सदमे में चले जाते हैं क्योंकि वो लोग एक ओटाको है, तो उन लोगों को स्ट्रेंजर से बात करने की आदत नहीं है, तो वो लोग कैसे अपने तरफ लोगों को आकर्षित करें। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है, क्या तुम लोग भी कोई कॉस्प्लेयर हो। लेकिन तभी मासामुने सोचता है कि उसने तो कुछ 18+ कंटेंट भी फोटो लिया था, तो उसका क्या होगा। और वो इसी बात को सोच रहा होता है। तभी एक और आके डीवीडी पे देखता है और वो कहता है कि तुम भी कॉस्प्लेयर हो, क्या इसमें 18+ शॉट्स है। तो मासामुने कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अमानो होती है वो कहती है कि हाँ, इसमें कोई भी 18+ कंटेंट नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं सेफली। लेकिन जो बंदा होता है वो उस डीवीडी को लेता नहीं और यहाँ से चले जाता है। फिर उसके जाने के बाद मासामुने पूछता है कि जो भी हम लोग ने सेक्सी फोटो खींचे थे वो क्या हुई। तो वो कहते कि वो सारी फोटो मेरे पास ही है, तुम्हें पता है ना कि मैं 18 की हूँ और मैं वैसी टाइप की फोटो क्यों ही सेल करूंगी, वो सिर्फ मेरे अंडर ही रहेगी और मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगी अगर कोई और ऐसी फोटो देखेगा तो। ये सुन के तो उसको शर्म आने लगती है और कहता है कि मैं तो जेलसी फील कर रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों एक्ट कर रहा हूँ कि मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड हूँ। तभी अमानो दुखी होके कहती है कि चलो हमें अब जाना चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसके बाद वो डीवीडी को पैक करने लगती है और जो मासामुने होता है वो तो अपने मन में यही कह रहा होता है कि अगर हम लोग ने नहीं बेचा तो वो ओजिनो तो फिर से हमें टीज करेगा कि पॉपुलर लोग की चीज बिक जाती है लेकिन पुराने लोगों की चीज नहीं बिकती। ये सब सोचने के बाद वो उससे कहता है कि तुम रुक जाओ और जल्दी से जाके लिली का कॉस्प्ले करके आओ। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता कि तुमने इतनी मेहनत से इतनी सारी फोटो ली और उसमें से कुछ भी ना बिके और तुम ये सबको दिखाओ कि तुम लिली के ड्रेस में क्या ही लगती हो। तो ये सुन के अमानो शर्माने लगती है और कहती है सडनली ये मैं कैसे करूं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा ये ड्रीम था और इसी वजह से तुमने मेरी मदद ली, तो तुम अब करो। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी जज नहीं करेगा इसके लिए, तो तुम लोगों को दिखाओ कि लिली कैसी है। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रही होती और यही कह रही होती है कि बाकी लोग मेरे से अच्छे हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लिली ही है और जब तुमने इसे रियल वर्ल्ड में किया था तो मैं तुम्हारा फैन हो गया था, जिस वजह से मैं लिली के अलावा किसी और को चाहता ही नहीं था। और फिर वो उसे ले जाता है वुमेन चेंजिंग रूम की तरफ, जहाँ पर वो कहता है कि 3:30 बजे ये क्लोज हो जाएगा तो तुम्हें जल्दी से चेंज करके आना चाहिए। और फिर वो चेंज करने के लिए चली जाती है और ये यहीं पे वेट करने लगता है। तभी वहाँ पे 3 कॉस्प्लेयर आ जाते हैं। तो ये देख के मासामुने उनसे कहता है कि ये वुमेन चेंजिंग रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी एक चीक गर्लफ्रेंड गई ना, हम लोग उसकी फोटो लेने जा रहे हैं। और फिर ये कहने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग को माफ करना, हम लोग लड़कियां ही हैं, बस हम लोग ने कॉस्प्ले किया है लड़कों वाला। तो ये सुन के वो उनसे माफी मांगने लगता है ये सब के लिए और वो लोग जाने लगते तो वो कह रहा होता है वो लोग सही में हैंडसम लग रहे थे। दूसरी तरफ चेंजिंग रूम में तो काफी ज्यादा क्राउड होता है, जिस वजह से वो नर्वस भी होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं कर सकती हूँ। और फिर उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो चेंजिंग करने के लिए सारा सामान निकाल लेती है, लेकिन उसके पास तो विग लगाने वाला क्लिप भी नहीं होता है। और ये देख के वो दुखी हो जाती है और कहती है मुझे माफ करना सेनपाई, मैं आज लिली नहीं बन पाऊंगी। लेकिन तभी एक लड़की आके उसे क्लिप दे देती है। तो ये देखकर वो कहती है कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहती है कि मेरे पास
पहली एक्स्ट्रा थे तो मैंने तुम्हें दे दिया। तभी बाकी सारी लड़कियां भी पूछने लगती है क्या तुम्हें चाहिए कुछ, क्या तुम्हें चाहिए कुछ। और ये सारी बातें सुनते सुनते तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगती है कि इतनी सारी कैरेक्टर्स मेरी मदद कर रही है, ये तो हेवन जैसा है। तभी वहाँ की लड़कियां कहती है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि इवेंट खत्म होने का टाइम हो चुका है बस। और उसको कपड़े पहनते हुए देख तो बाकी कॉस्प्लेयर भी कह रहे होते हैं कि ये तुमने कहाँ से लिया। तो वो बताती है कि ये इसने खुद से बनाया है। ये सुन के तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इसका फर्स्ट टाइम कॉस्प्ले का इवेंट है, लेकिन वो फिर भी काफी अच्छे कॉस्प्ले बना लेती है। तभी एक लेडी जिसने एल्फ का कॉस्प्ले किया था वो कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम तो वही हो ना हाई स्कूलर गर्ल जो कि मुझसे पिछले इवेंट में मिली थी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। तभी कुछ लोग कहते हैं कि इवेंट खत्म होने वाला है, जल्दी से जाओ तुम। और वो जल्दी जल्दी से कॉस्प्ले को पहनने लगती है। तभी वो लोग कहती हैं कि तुम 18 की हो अभी और तुमने अंदर में पैंट्स नहीं पहने। तो वो कहती है कि मैंने पैंटीज तो पहनी है ना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जो एल्फ लड़की होती है वो अपनी पैंट्स उसे दे देती है और वो उसे पहन लेती है। और वो जल्दबाजी में उसी कॉस्प्ले गर्ल से टकरा जाती है जो कि बॉय का कॉस्प्ले कर रही थी। और ये देखिए वो भी कहने लगती है कि ये गर्ल्स चेंजिंग रूम है ना कि बॉयज। तो वो कहती है कि मैं एक लड़की ही हूँ और तुम्हारा सेनपाई बाहर में वेट कर रहा है तुम्हारा। और वो उसको ये भी कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो और तुम्हें जो तुम्हारा पार्टनर मिला है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ मासामुने बाहर अपने कैमरे को लेके खड़ा होता है। तभी माजिनो आके कहती है लिली चैन कहाँ पर है, क्या सब कुछ सही तो है कॉस्प्ले करके। और जैसा उसने कॉस्प्ले किया होता है वो देख के तो जितना भी वहाँ पे कैमरा मैन होते हैं और बाकी सभी लोग होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि ओजिनो को भी उस पर क्रश आ जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने माई लेडी के अलावा किसी और को नहीं जा सकता। और सभी कैमरामैन कह रहे होते हैं कि मुझे इसकी फोटो चाहिए। और जो मासामुने होता है वो कहता है क्या तुम फोटो खींचने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है कि अगर तुम फोटो लेना स्टार्ट करोगे तो सभी लोग फोटो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें पहले एक अच्छी सी जगह चाहिए फोटो लेने के लिए। लेकिन तभी सारे कैमरामैन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और मासामुने को तो बाहर ही फेंक देते हैं। और जो मजीनो होती है वो ओजिनो से कह रही होती है क्या तुम्हें फोटो नहीं चाहिए। ये सुन के तो वो खून के आंसू रोने लगता है और कहता है कि आप मुझे बिट्रे नहीं कर सकते माई लेडी। लेकिन मजीनो तो उसे लात मार के वहां से फेंक देती है। और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है और अमानो भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। तो ओजिनो आके उसे कहता है कि मैं आप लोग को फोटो लेने की इजाजत देता हूँ, पर आप लोग को थोड़ा शांति पूर्वक रहना पड़ेगा क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम है। और फिर वो उन्हें थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए कहता है और फिर वो लोग फोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। और अमानो सोचती है कि उसे कुछ पोजेस करने चाहिए तो वो पोज करने लगती है। और जो मासामुने होता है वो तो फोटो ले ही नहीं पा रहा होता है। और जो कैमरामैन होते हैं वो इस साइड उस साइड देखने को कह रहे होते हैं। और इसी कंफ्यूजन के बीच में उसके पैर दूसरे पैर से टकरा जाते हैं जिस वजह से वो गिरने लगती है और उसके स्कर्ट उड़ जाती है। लेकिन अच्छा था कि उसने पैंट्स पहने हुए थे तो किसी ने देखा नहीं। पर यहाँ ओजिनो तो उसकी फोटो लेते हुए काफी तक खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जैसे वो पोजेस कर रही है ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एनीमे और मांगा में था। वो पैनल टू पैनल अपने पोज को बदल रही है। और अमानो तो कह रही होती है क्या आप लोग कह सकते हैं क्या आप लिली से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज्यादा कि जितना कोई भी ना करता है। तभी ओजिनो कहता है कि इवेंट को खत्म होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। और ये सुन के तो सभी कैमरामैन हैरान हो जाते हैं कि बस 1 ही मिनट बचा है। तभी अमाने को अपने बचपन का सीन याद आता है जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम इन वाहियात मांगास में कैसे घुस गई, तुम्हें ये क्यों इतना पसंद है। और ये सुन के वो अपनी मॉम से सॉरी मांग रही होती है और कहती है कि ये कोई भी गंदी मैगजीन नहीं है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुमसे ये मिस्टेक हुआ कैसे। और वो सोचती है कि मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे वो कहती है कि मैंने पब्लिक में लिली का कॉस्प्ले करके दिखाई दिया आखिरकार। और फिर वो मासामुने को देखती है जो कि काफी तक खुश होता है। और उसी के बाद फिर उसे याद आती है कि उसने कहा था कि ओटाको कभी भी जज नहीं करते किसी को कि वो कैसा कॉस्प्ले कर रहे हैं। और फिर अपने मन में वो कहती है कि ये सब सेनपाई के वजह से हुआ है। और फिर वो एक खतरनाक सा पोज देती है मासामुने को पॉइंट करते हुए। ये देखकर तो मासामुने भी ब्लश करने लगता है। फिर टाइम खत्म होने के बाद सभी कैमरामैन जाने लगते हैं और वो तो लिली की ही काफी तारीफ करते जा रहे थे। इवेंट खत्म होने के बाद मासामुने आता है अमानो के पास और वो उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी कोई भी अच्छी फोटो नहीं ले पाया उस टाइम, तो क्या तुम अभी पोज देना चाहोगी। तो वो मान जाती है और पोज देने लगती है। तो वो उसकी फोटो खींच लेता है लेकिन उसे रोकते हुए कहती है सेनपाई मैंने कोई भी पोज नहीं दिया। लेकिन मासामुने फोटो देख के कहता कि नहीं तुमने काफी अच्छा पोज दिया। और ये इसका
नेचुरल स्माइल होती है कॉस्प्ले के साथ। फिर हॉल बंद होने का टाइम हो रहा होता है तो अमानो जा रही होती है चेंज करने के लिए, लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो उसके फैन बन चुके होते हैं। तो वो उससे कह रहे होते हैं, क्या तुम्हारा कोई कार्ड है, क्या तुम ऑनलाइन में हो, क्या तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हो, बताओ हमें तुम्हारा एड्रेस चाहिए, कुछ तो दो। लेकिन वो कहती है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तभी मजीनो उसे बुलाती है चेंज करने के लिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है और ये जल्दी बंद हो जाएगा। फिर चेंजिंग रूम में वो अलग अलग कॉस्प्लेयर के साथ फोटो खींचती है और वो लोग तो फनी चीजें बता रहे होते हैं जो वो कॉस्प्ले ऐसे ही अनजान जगह पे रख देते थे। तो और जिसने लड़के वाला कॉस्प्ले किया होता है वो कह रही होती है कि मैं अपनी बताऊं तो मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं कॉस्प्ले करती हूँ, जिस कारण वहां पर जो मेरे लड़के वाले जैकेट्स होते हैं उन्हें देख के मेरी मौम समझती है कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ। तो वो मुझसे कहती है कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए जो कि लेदर वाले जैकेट्स पहनता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अलग अलग लोगों पे चीट करती हूँ। और ये सुन के तो सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर जब लिली अपने पूरे कॉस्प्ले को उतार लेती है तो वो बॉय कॉस्प्ले करने वाली लड़की बोलती है कि तुम्हें कॉस्प्ले की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे ही काफी ज्यादा ऑडोरेबल और सुपर लगती हो। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे संस्कार मेरे हाइट से काफी ज्यादा बड़े हैं। संस्कार समझ सकते हो किसे कह रहा हूँ मैं, आपका ध्यान वहीं पर है। और उसके संस्कार बड़े होने की वजह से वो कभी भी अपने साइज के कपड़े नहीं पहन पाती थी, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है बट उसके संस्कार बड़े हैं, जिस कारण उसके संस्कार के हिसाब से उसे कपड़े खरीदने पड़ते हैं। लेकिन उसके हाइट के हिसाब से वो कपड़े कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। ये सुन के वो लोग अजीब सा फेस बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है उसके चेस्ट काफी ज्यादा बड़े हैं। और अगर मैं कोई टाइट कपड़े पहनूं तो मैं काफी ज्यादा स्किनी लगती हूँ, जिसमें मैं काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील करती हूँ और यही मेरी बॉडी का कर्ज है कि मैं ऐसे क्यों हूँ। और वो रोने लगती है। फिर मजीनो आके पूछती है तो फिर तुम घर में यूजुअली क्या पहनती हो। ये सुन के वो फोटो दिखाती है और वो काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। ये देखे तो वो लोग भी हैरान होते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर फिट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास कोई फैशन सेंस है ही नहीं। फिर अमानो अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त कहती है जितने भी आप लोगों ने मेरी मदद करी उसके लिए शुक्रिया। और ये कहकर वो जाने लगती है। लेकिन तभी मजीनो कहती है कि हम लोग समर कॉमिकेट में जरूर मिलेंगे। अब वो भागते भागते स्टेशन पे आ जाती है जहाँ पे मासामुने उसका वेट कर रहा था। लेकिन वो तो स्टेशन पे आके एल्फ गर्ल को बुलाने लगती है जोर जोर से चिल्लाकर। ये सुन के तो मासामुने भी काफी हैरान होता है और वहाँ के लोग भी कह रहे होते हैं कि एल्फ लड़की वो कैसे दिखती है। तो वो कहती है कि उसके लंबे लंबे कान हैं। और ये सुन के तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने लगते और चिल्लाने लगते हैं एल्फ गर्ल कहकर। और तभी वो एल्फ लेडी आ जाती है और कहती है कि मैं ही हूँ। लेकिन वो उसे शांत कराते हुए कहती है कि मेरा ऑफिस पास ही में है तो तुम चिल्ला के मत कहो। और जो अमाने होती है वो उसे पैड्स देने के लिए ही बुला रही होती है, तो वो उसे पैड्स दे देती है। और फिर अमानो मयूरा के बारे में पूछती है कि वो कॉस्प्ले इवेंट में कहाँ पर थी। तो वो कहती है कि वो अब शायद ही कॉस्प्ले करेगी, क्योंकि जॉब के साथ कॉस्प्ले करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ से उसको हाई कह दूंगी। अब वो लोग ट्रेन से वापस घर जाने लगते हैं, जहाँ पे मासामुने उससे मयूरा के बारे में पूछता है कि वो कॉस्प्लेयर थी। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो मिल्की सक्कुबस का कॉस्प्ले करती थी। और वो उसे उदास देखकर सोचने लगता है कि वो उसे गुड फील कैसे कराए। अमानो कहने लगती है कि मैं उससे जरूर मिलूंगी कोई ना कोई इवेंट में जरूर। और वो मासामुने से कहती है कि वो समर कॉमिकेट में भी जरूर जाएगी और वो जितने भी दोस्तों से मिली है वो उनसे दोबारा मिलेगी। और मासामुने उसका हौसला देखकर अपने मन में कहता है मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही काफी तक काबिल है और ये अपने ड्रीम को कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। और फिर वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो कहता है कि हाँ जरूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं कभी भी इस कॉस्प्ले इवेंट पे भी नहीं जा पाती। तो वो कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी जितनी मेहनत है उसी की वजह से हुआ है। और फिर वो आगे बताने लगती है कि उसने नोटिस किया है कि वो जब भी उसके आसपास रहता है तो उसे थोड़ा सा अलग सा फील होता है। और उस दिन जब तुमने मुझे सेफ फील कराया था तो मेरा हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी। ये सुन के मासामुने को लगता है कि ये वही है। और अमानो कह रही होती है कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बट इस बार जब फील हुआ तो मुझे पता लग गया कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये फीलिंग लव की है। ये सुन के तो मासामुने भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो एक ट्विस्ट के साथ इस सारे मुजरे को खत्म कर देती है। और वो कहती है मुझे प्यार इसलिए है
क्योंकि तुम एक कॉस्प्लेयर पार्टनर हो, यानी कि कॉस्प्लेयर पार्टनर के तौर पे तुम मेरा प्यार हो। ये सुन के तो मासामुने भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि कॉस्प्ले पार्टनर लव, ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ये क्या कह रही है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने सोच भी कैसे लिया कि उसके अंदर से रोमांटिक फीलिंग्स आएगी, और मैं काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ कि वो मुझे एक फोटोग्राफर के तौर पे प्यार करती है, ना कि वैसे। अमानो भी अपने मन में कह रही होती है कि जब मैंने कॉस्प्ले किया तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, और मैं अभी तक काफी ज्यादा वरीड हूँ कि मैं उसके प्यार में कैसे गिर गई। यानी कि वो प्यार करती है बट वो उसे बताना नहीं चाहती। फिर हमें ताचिबाना को दिखाया जाता है जो कि इसी बात का अफसोस बना रही होती है कि अमानो को तो उस इवेंट में मौका मिल गया होगा मासामुने को अपना बनाने का, और उसने आई लव यू भी कह दिया होगा, लेकिन वो अपने आप को मनाती है और कहती है कि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह सके। और ऊपर से सेनपाई के पास तो मेरी जैसी अच्छी चॉइस है। फिर वो मांगा क्लब के अंदर आती है, लेकिन वहां पे तो अमानो चेंज कर रही होती है, और ये देख के तो वो डम जैसा मुंह बना लेती है। फिर ताचिबाना उससे कहती है कि तुम्हें डोर को लॉक करके चेंज करना चाहिए, लेकिन जो अमानो होती है वो तो उसे उसके कपड़े लुटाने लगती है। लेकिन वो कहती है पहले तुम चेंज कर लो बेशरम कहेंगी। लेकिन वो तो उससे फिर पूछने लगती है क्या तुमने काफी ज्यादा मजे किया और तुमने पता लगा लिया कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे इस इवेंट पे काफी ज्यादा मजा आया, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि मैं सनपाई के लिए क्या फील करती हूँ। मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ एक फोटोग्राफर फ्रेंड के तौर पर। ये सुन के ताचिबाना कहती है ये सच में इडियट है। तभी अमानो की मैडम उसे बुलाने लगती है क्लास में जल्द से जल्द। तो वो जल्दी जल्दी कपड़े को पहनती है और जाते वक्त कह के जाती है कि तुम मेरे स्टफ का ध्यान रखना। फिर वो भागते भागते क्लास की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो एक टीचर से टकरा जाती है। तो वो उससे सॉरी मांगती है, और जो उसकी टीचर होती है वो तो काफी ज्यादा हॉट दिख रही होती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है, और वो भी यही सोच रही होती है ये टीचर तो काफी ज्यादा प्रिटी है। अगर इसी में देखते हैं मांगा क्लब में मासामुने आ जाता है, तो वो ये देख के काफी हैरान होता है कि जो ताचिबाना है उसने उस कपड़े को पहन लिया। तो वो उसे अलग अलग तरीके से समझाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा वियर्ड लग रही हूँ, तो मैं इसे उतार देती हूँ। लेकिन वो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो उसे पता लग जाता है कि वो कॉस्ट्यूम से प्यार करता है, ना कि अमानो से। और वो कहती है कि यही मेरा चांस है, और फिर वो उसे हक कर लेती है, और टच करते ही मासामुने को तो झटके से लगने लगती है। और ताचिबाना तो और भी उसे उकसाने के लिए कहती है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, मेरे साथ खेल सकते हो, और ये क्या खेलने वाली है आप लोग को पता ही है। लेकिन मासामुने अपने आप को कंट्रोल में लाता है और वो कहता है कि नीली मेरी वाइफू है, लेकिन वो और फैंस की भी वाइफू है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लिमिट को क्रॉस कैसे करूं। ये सुनकर तो उसका मुंह लटक जाता है, और वो कहती है काश ये मुझे लिली की तरह ही पसंद करता। और तभी एंट्री होती है अमानो को, जो कि सीरियस मोड में आगे आती है, लेकिन वो मासामुने को थप्पड़ मार के आगे चली जाती है और कहती है तुम तो काफी क्यूट लग रही हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है मैं काफी वियर्ड लग रही हो, और जो मेरे चेस्ट का साइज है वो भी छोटा है। लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम तो मिरियाला के कॉस्प्ले से भी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। तो इस बात से मासामुने भी एग्री करता है और कहता है कि कोई भी अपने अपने काम में अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो जिस चीज से प्यार करता है उसे वो करता है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि तुम कैसी लग रही हो। ये सुन के तो वो डिमोटिवेट हो जाती है और कहती है तुम लोग सच में भोले हो, क्योंकि उन लोगों ने काफी गंदा मोटिवेट जो किया। तभी पीछे से अमारो आ जाती है और वो कहती है जरा देखो तो तुमने स्कर्ट के नीचे कौन सी पैंटीज पहनी है, और वो उसको देखने लगती है। लेकिन ताचिबाना तो चिल्लाने लगती है, और फिर सीन कट हो जाता है और हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासामुने ओजिनो के पास आता है, क्योंकि उससे फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेनी थी ताकि वो अच्छी इवेंट में अमानो की फोटो ले सके। फिर वो ओजिनो के साथ आ जाता है एक ट्रेडिशनल फोटो खींचने के लिए, जहाँ पे उसने ट्रेडिशनल हाउस को बुक किया था। तभी मजीनो एक कॉस्प्ले पहनकर आ जाती है जो कि किमोनो टाइप जैसा होता है। फिर वो उससे कैमरा को कैसे पकड़ना है और कैसे फोटो खींचनी है वो सब के बारे में बताने लगता है, और तुम्हारी आंखें हमेशा मॉडल की तरफ होना चाहिए ताकि तुम्हारी फोटो परफेक्टली आए। फिर मासामुने एक फोटो खींचता है, लेकिन उसको देख के ओजिनो कहता है तुम तो नौसिखिए हो। ये सुन के उसको बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसकी मदद मांगने आया है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर ओजिनो अपनी खींची हुई फोटो दिखाता है, जो देख के तो वो हैरान होता है कि उसने परफेक्टली फोटो खींची है। तो वो बताता है कि तुम भी ऐसा खींच सकते हो, और ओजिनो उसे सारे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि क्या क्या और किस टाइम पे कैसे से फोटो खींचना है। फोटो खींचते खींचते वो भी अच्छी फोटो खींचने लगता है, जो देखकर मजीनो कहती है तुम भी काफी अच्छा कर रही हो। ओजिनो कहता है आखिर स्टूडेंट किसका है। फिर वो उससे पूछती है
क्या तुम थोड़े नोटी टाइप के फोटोग्राफी कर सकते हो जो कि मैं पोज दूंगी? तो वो कहता है हाँ मैं कर तो सकता हूँ अगर आपको इससे प्रॉब्लम ना हो तो वो कहती है कि मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम नोज ब्लीडिंग मत करना। फिर वो एक नोटी सा पोज देती है, लेकिन जो मासामुने होता है वो तो उसकी फोटो खींच ही नहीं पा रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं फोटो इसलिए नहीं खींच पा रहा क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो वो कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि कॉस्प्लेयर एंजॉय करते हैं अपने पोजेस को, तो तुम्हें इसके बारे में उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम लोग वैसे भी उनकी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए मदद कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके और भी बड़े कॉस्प्ले कर सके। फिर मजीनो भी कहती है क्या तुम्हें अमानो पे क्रश है? लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसे सीरियस होकर कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा के रखना चाहिए, तुम्हें सीधे तरह से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देनी चाहिए जिससे कि रिलेशनशिप काफी ज्यादा मजबूत बना रहे। तो इस सलाह के लिए वो उसका शुक्रिया करता है। फिर अजीनो बताता है कि जब उसने लिली का कॉस्प्ले किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उस कैरेक्टर को डिस्कवर करने के लिए। और तुम्हें पता है इस दुनिया में 4 लेडीज है जो कि इस वर्ल्ड में टॉप रैंक पर है कॉस्प्ले के मामले में, और हम लोग उन चारों को कॉस्प्ले का हेवनली क्वींस कहते हैं। लेकिन फिर मुझे दिखी अमानो जिसने लिली का कॉस्प्ले किया था, और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो मयूरा ही है और इसलिए मैंने अपने दुश्मन को असिस्ट किया, क्योंकि अगर उसका फोटोग्राफर इनएक्सपीरियंस्ड होता तो मजा कैसे आता। और मैं लेडी मजीनो को वर्ल्ड के टॉप कॉस्प्ले में लाना चाहता हूँ। ये सुन के मजीनो कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे वहां पर पहुंचाओगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और उसकी स्माइल देखकर उसे अमानो की याद आती है क्योंकि उसने भी उसे ऐसे ही अप्रोच किया था। ये सोच के मासामुने कहता है कि लोग मुझे उसका पार्टनर कहते हैं लेकिन मैं उसका मतलब अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पता चल गया उसके साथ रहकर, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंड तक उसका साथ दूंगा। लेकिन ओजिनो कहता है बस तुम्हें इसके एक्सचेंज में उसको नेक्स्ट कॉस्प्ले इवेंट पे लेके आना होगा, तो वो इसके लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में मासामुने लिली के बहुत सारे मांगस लेके आया होता है, जो देखकर तो अमानो काफी तक खुश हो जाती है और वो कह रही होती है कि इसमें तो काफी ज्यादा नोटी नोटी पोजेस है, अगर मैं ऐसा पोज करूँ तो कैसा दिखेगा। और इसे तो मासामुने इमेजिन भी करता है, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो लोग फोटोशूट करने लगते हैं और उसमें उसे अपनी मदद मांगने के लिए फोटो खिंचाना था और वो तो ठरकियों की तरह फोटो खींचने लगते हैं। लेकिन तभी उसे ओजिनो की बात याद आती है कि उसे थीम में फोटो खींचना चाहिए, तो वो अच्छे तरह से पोजेस बिठाता है और उसे भी कहता है, तो वो काफी अच्छी फोटो खींचता है। ये देखकर तो अमानो कहती है तुम पहले से ज्यादा परफेक्ट हो चुके हो। तो वो बताता है कि मैं ओजिनो के साथ फोटो सेक्शन के लिए गया था, इस कारण मेरी फोटोग्राफर की स्किल अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग एक टीम है तो एक टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, इसलिए मैंने उससे सीखा। अगर तुम्हें कॉस्प्ले में फेमस होना है तो मैं ऐसे ही तो गंदी फोटो नहीं खींच सकता ना, तो मुझे भी इस पे काम करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तो वो कहती है कि मैं हर किसी को अपना लिली वाला रूप दिखाकर काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे फेमस होने में और मयूरा जैसा बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है जब मैं अपने कॉस्प्ले को खुद बनाकर खुद पहनकर लोगों को दिखाती हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ इवेंट में गई थी और मैंने लिली का कॉस्प्ले किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस कॉस्प्ले में देखा और मेरे बहुत सारे फैंस भी बन गए। मैं हमेशा से कॉस्प्ले इवेंट में जाना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ये मजेदार होता है, और मुझे जब पता चला कि इसमें काफी ज्यादा मजा है तो मैं और भी बड़े इवेंट में जाऊंगी और बहुत सारे लोगों को दिखाऊंगी और इससे और भी लोगों को पता चलेगा कि मैं लिली को कितना पसंद करती हूँ। फिर वो इस सब के लिए मासामुने का शुक्रिया करती है और कहती है कि यहाँ तक पहुँचकर क्या मैं तुम्हारी मदद लेने लायक हूँ? तो वो कहता है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था तो मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूंगा, और उसके अलावा मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। फिर जब वो लोग स्टूडियो की बातें कर रहे होते हैं तभी स्टूडेंट काउंसिल से कुछ बच्चे आते हैं, तो उनकी आवाज सुन के वो अमानो को छुपा देता है और फिर वो डोर ओपन करता है, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल वाली बोलती है कि अब एक्वेरियम क्लब को फुल स्टेटस मिल चुका है। तो वो कहता है कौन सा क्लब? ये कहती है कि अब जो मांगा क्लब है उसे डिमोट करके एक्वेरियम क्लब बना दिया गया है, और जो मांगा क्लब है वो 3 साल से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा है, तो हमें इस क्लब को बंद करके दूसरा क्लब को बनाना चाहिए। और तुम तो यहाँ के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता थी? और तुम जल्दी से इस रूम को खाली कर दो क्योंकि यहाँ पे जल्दी न्यू क्लब मेंबर्स आने वाले हैं। और ये बात सुन के तो अमानो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और ये सुनते ही कि उसका क्लब बंद होने वाला है तो वो सदमे में चले जाता है। तो अमानो उसे चाटा मार कर होश में लाती है और मासामुने कहता है कि मुझे कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा इस सबको रोकने के लिए,
अमानो कहती है कि अगर ये क्लब बंद हो जाएगा तो ये सारी बुक्स और ये सारे सामान का क्या होगा। तो वो कहता है कि सामान तो हम लोग कहीं ना कहीं रख देंगे, बट ये बुक्स कहाँ रखेंगे। तो अमानो कहती है मैं इन सभी को लाइब्रेरी में रख देती हूँ। मासामुने कहता है वो कोई एंटी सेक्शन नहीं है जो तुम वहाँ पे जाके लगा दोगी। फिर वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी अमानो कहती है कि हमारा क्लब इसलिए बंद हो रहा है ना क्योंकि हम लोग इसको चला नहीं पा रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं सभी ओटाकोस को इस क्लब में जोड़ने का, ताकि ये क्लब ऑफिशियल फिर से बन जाए। और वैसे भी अगर ये क्लब टूट जाएगा तो मेरे सपने को कौन पूरा करेगा। ये सुन के मासामुने को भी हौसला आता है और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है स्टूडेंट काउंसिल की तरफ, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि अगर तुमने सारे कंडीशन को माना तो वो रूम तुम्हारे ही रहेगा और मैं उसे फुल क्लब का स्टेटस दे दूंगी। तो मैं अपने क्लब एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट देना होगा और हम उसका स्टेटस चेक करके तुम्हें बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास एक एडवाइजर होना चाहिए। तो मासामुने कहता है मतलब हम लोग को एक टीचर की जरूरत है जो कि एडवाइजर की तरह काम करे। वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तुम एक टीचर को ढूंढ लो जो कि इस फॉर्म पर साइन करे। फिर वो उसे वो फॉर्म दे देती है और फिर वो फॉर्म लेके मासामुने टीचर्स के पास जाता है एडवाइजर बनने के लिए, लेकिन सभी टीचर उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और जो एक टीचर होता है वो उसे रिजेक्ट करता हुआ देख लेता है और वो उदास होता है। तो वो अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हें एक एडवाइजर चाहिए ना, तो तुम्हें हान्यू सेनपाई के पास जाना चाहिए। वो अभी न्यू आई है और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेगी। फिर वो आ जाता है उसी हॉट टीचर के पास, जहाँ पर वो सारी चीजें अपनी बता देता है। हान्यू कहती है कि अगर तुम अप्रैल में आते तो मैं हाँ भी कर देते, लेकिन हाफ सेमेस्टर में ऐसा करना मुश्किल है। और जो पीछे लड़के खड़े होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि मयूरी बिजी है और इस सेंसे का नाम है मयूरी हान्यू। ये सुन के वो उदास हो जाता है। हान्यू कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हान्यू उस सारे लड़के को बाहर जाने के लिए कहती है। तभी मासामुने उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि मैंने इसे कहीं तो पहले देखा है। और उसे याद आ जाता है कि वो मिल्की वाली जो हेंटाई कॉमिक्स थी उसमें एक मॉडर्न का इसने रोल किया था। और वो कहता है मिल्की। ये सुनते ही वो पूरी सीरियस हो जाती है और वो उसे एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो सीरियस होके कहती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, और अगर तुमने मुझे दोबारा उस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी वो कहता है सेंसे आपका सामान टच हो रहा है। हान्यू कहती है क्या तुम्हें मजाक सोच रहा है इस वक्त में भी। तो वो कहता है प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ अपने क्लब के बारे में। तो वो सारी चीजें बता देता है। ये सुनकर तो वो हैरान होती है और वो कहती है क्या तुम्हारा क्लब पूरा कॉस्प्ले पे फोकस करता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये मैडम वही है जिससे कि अमानो पहले एक कॉस्प्ले इवेंट में मिली थी और इसी ने इसे अप्रोच किया था, और अब वो उसे इस स्कूल में मिल गई है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो मासामुने कहता है अगर हमारे पास रूम नहीं होगा तो अमानो कॉस्प्ले कैसे करेगी, प्लीज हमारी इस चीज के लिए हेल्प करो। तो वो कहती है मुझे माफ करना, अब मेरे पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि मैं जिस कॉस्प्ले को छोड़ दिया है उसको फेस करूं। ये सुन के मासामुने कहता है क्या कुछ बुरा हुआ था, लेकिन वो तो कहती है कि नहीं, मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर होकर कैसे कॉस्प्ले कर सकती हूँ। और अगर वो अभी भी मेरे बिना कपड़ों के फोटोज बेच रहे हैं या डीवीडीज बेच रहे हैं तो मेरी नौकरी जा सकती है। ये सुन के वो अपने मन में कहता है कि मैं इन्हें भी कन्विंस नहीं कर पाया। और फिर वो जारी रखता है यहाँ से, लेकिन तभी वो रुक के कहता है कि मेरे क्लब रूम में एक मिल्की वाले की कॉपी रखी हुई है। वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है अब तो। और ये सुन के तो वो घबरा जाती है और वो तो और भी चीजें कहने लगता है मेरे पास इतना ज्यादा सामान है कि मैं सबको अपने घर तो नहीं रख सकता, तो मैं लोगों में बांट दूंगा। क्या पता अगर वो किसी स्टूडेंट के हाथ में लग गया और तुम्हें पहचान लिया फिर क्या होगा। और वो भी कहने लगती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और वो अपने मन में कहता है कि ये सब मैं अपने क्लब रूम और अमानों के लिए कर रहा हूँ। फिर वो जैसे जैसे ब्लैकमेल करके उसे ले आता है क्लब रूम में, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मुझे आशा है कि आप हमारी न्यू एडवाइजर हैं। लेकिन जो सेंसे होती है वो तो काफी ज्यादा उसे क्यूट लगती है और वो सभी चीजें उसके कपड़ों में चेक करने लगती है कि उसकी फिटिंग कैसी है, उसके क्या क्या चीज, तुम जान सकते हो क्या क्या चीज देख रही है, क्योंकि ये इची एनीमे है तो इसमें सब दिखाया जाता है। और तभी वो अपने कॉस्प्ले की कॉपी को देख लेता है और वो उससे कहती है मन में कि
तुमने ये खुलेआम क्यों रखा है। तो अमानो बताने लगती है उसके बारे में सारी डिटेल कि वो उसकी फेवरेट कैरेक्टर है, उसका क्या क्या साइज है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब। मासामुने भी कहता है सेंसे अगर हम लोगों को कॉस्प्ले जारी रखना है तो हमें इस क्लब रूम की जरूरत है। ये सुन के हानियो कहती है कि मुझे इस सब के बारे में डिस्कस करना होगा, और फिर वो उस मैगजीन को लेके यहाँ से चली जाती है। फिर सेंसे अपने लैब में आ जाती है जहाँ पे तो वो पागल से हो जाती है और वो कह रही होती है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट थी, वो तो बिल्कुल गॉडेस जैसी थी, मैं उसकी मॉम क्यों नहीं हूँ। और वो तो पूरी उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है और कहती है कि मैं उसे पाना चाहती हूँ। और ये सारी हरकत तो बाहर से मासामुने देख लेता है, तो वो उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। मासामुने कहता है तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया तुम्हारा पागलपन। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा एडवाइजर बन भी जाऊँ फिर भी तुम इस क्लब को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुमने अपने क्लब हिस्ट्री के बारे में सुना ही होगा। ये सुन के मासामुने कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अमानो कॉस्प्ले को कंटिन्यू रखे। ये सुन के वो कहती है कि हाँ मैं उसको और भी ज्यादा कॉस्प्ले में देखना चाहती हूँ, और आगे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट रेडी कर दूंगी, लेकिन तुम जान लो कि मेरी एक कंडीशन रहेगी, तुम्हें उसके हर एक कॉस्प्ले के कॉपीज को मुझे देना होगा। ये सुन के वो मान जाता है। फिर वो अपने क्लब रूम में बैठा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम लोग अपने क्लब के बारे में बताए क्या, हम लोग सौंदर्य फोटोज खींचते हैं, ये तो नहीं बता सकते सौंदर्य मतलब समझ जाओ वो वाली, जिसके लिए हमारे उससे माफी मांगती। तो वो कहते तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो सोचता है कि जैसे कि ओल्ड मांगा क्लब वालों ने किया था मुझे भी वैसा करना चाहिए, मुझे एक मांगा को क्रिएट करना चाहिए। और फिर वो मांगा को क्रिएट करने लगता है। तभी वहाँ पे हानियो आ जाती है और अमानो उसे जोर से हग कर लेती है। और जो हानि होती है वो तो पहले ही उससे ऑब्सेस्ड होती है, वो तो कहती है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं तुम उसको नहीं ले जा सकती, तुम नहीं पे छोड़ के जाओ। फिर वो कहते हैं तुम क्या मांगस लिख रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा तभी ना दिखा पाऊंगा कि हम लोग मांगस बनाते हैं। और फिर हानियो उस मांगा को देखती है, लेकिन उसने तो काफी गंदी ड्राइंग की होती है जो देखे तो वो डिसअपॉइंट होती है। तो वो कहता है जो मेरे लिए मांगास और एनिमेस के लिए प्यार है वो कोई भी बता नहीं सकता है, और इस कारण ही मैं मांगास को बनाता हूँ। ये सुन के हानि उसे एक टेम्पलेट देती है और कहती है कि देखो तुम दोनों ही मांगास को पसंद करते हो, तो तुम स्कूल में जाओ, बच्चों को अपनी स्टोरी दिखाओ, और अगर उन्हें पसंद आएगा तो तुम्हारी कम्युनिटी सर्विस बढ़ेगी। और वो लोग करते भी ऐसे है, वो लोग बच्चों के स्कूल में जाते हैं मांगास को एक्सप्लेन करने, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो शरारती होते हैं, वो तो उसकी बात सुनी ही नहीं होते हैं। और वो लोग अपना पूरा जी जान लगाते हैं उस स्टोरी को सुनाने में, अलग अलग वॉइस तक में। शाम को ये लोग घर जाने लगते हैं। अमानो कहती है कोई बात नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल जरूर अच्छा करेंगे। और जो मासामुने होता है वो जाते हुए सोच लेता है कुछ, और फिर अगले दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अमानो होती है वो तो लनीशा का कॉस्प्ले करके आती है, जो देखकर बच्चे तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो अमानो होती है वो सारे बच्चों को लाइन में बिठा के स्टोरी सुनाने लगती है, और सभी बच्चे सुन भी रहे होते हैं। और पीछे से मासामुने उन सभी की फोटोज ले रहा होता है। पीछे से टीचर भी कह रही होती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कॉस्प्ले देखकर सभी बच्चे शांत हो गए, ये तो काफी तो कमाल का है, मुझे भी कभी कॉस्प्ले ट्राई करना चाहिए। तो अमानो कहती है मैं तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम्हें चाहिए। अगले सीन में शाम हो जाती है और वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। मासामुने कह रहा होता है कि हमें रिपोर्ट बनाने के लिए अच्छी फोटो मिल चुकी है, शायद ये काम कर सकती है। लेकिन जो अमानो होती है वो तो कुछ सोच में भिड़ी होती है। फिर अगले सीन में हम लोग हानियो को देखते हैं जिसके पास एरी का कॉल आता है, और एरी कोई और नहीं वो एल्फ गर्ली थी। वो बताती है क्या तुम्हें वो लड़की याद है जब हम लोग स्प्रिंग कॉस्ट फेस्ट में गए थे। हानियो कहते मुझे वो याद है, वो सुपर डुपर क्यूट है। एरी कहती है कि मैंने उसे समर कॉमिकेट में मीटअप के लिए बुलाया है, क्या तुम आओगे। तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि अब मैं एक टीचर हूँ और वैसे भी वो कपड़े मैं अब नहीं पहन सकती। लेकिन वो कहती है कि तुमने अभी भी एक कॉस्ट्यूम को नहीं पहना है जिसे तुम पहनना चाहती थी। हानियो कहती है कि मैं कॉस्प्ले को करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉस्प्ले करूंगी तो मैं अपनी बाकी की लाइफ नहीं जी सकती। फिर सीन कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मांगा क्लब के अंदर आती है और वो पूछती है क्या रिपोर्ट रेडी हो गई है। लेकिन जो मासामुने और अमानो होती है वो तो उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि हम लोग इस रिपोर्ट को नहीं भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ करते हैं इसका पार्ट 2 खत्म, और इसका पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा, तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।